नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं हमारे न्यूज़ चैनल जिसका नाम है रोज़मर्रा टीवी न्यूज़। दोस्तों, रोज़मर्रा टीवी न्यूज़ को आपका बहुत ही बेहतरीन प्यार मिल रहा है, तो उसके लिए मैं एक बार आपको तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद कहना चाहता हूँ। खबरें हम वही दिखाते हैं जो मीडिया आपसे छुपाती है, क्योंकि मीडिया होती है चौथा स्तंभ किसी भी देश का। लेकिन जब मीडिया ही अपना काम सही ढंग से ना करे तो हम जैसे पत्रकारों को आपके सम्मुख एकदम पानी की तरह साफ और सुथरी खबरें पेश करने का पूरा अधिकार बनता है। तो दोस्तों, अब लिए चलता हूं मैं आपको आज की पहली खबर की ओर। आप सभी लोगों को पता है कि कंगना रनावत को जिस दिन से पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, उस दिन से उनके काफ़ी आपत्तिजनक बयान रिकॉर्ड किए गए और हद इस बात की है कि मीडिया उनके इस बयान को हिंदुस्तानियों के सम्मुख ऐसे पेश करती है जैसे वो कितनी अच्छी बातें इस देश के लिए कर रही हैं। तो अपने बयान पे वो घिर चुकी हैं पूर्ण रूप से। जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं वो गुस्सा दिखा रही हैं, वो ये कह रही हैं कि भाई जो इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है वो इनसे वापस लिया जाए। और हद तो तब हो गई कि जब बीजेपी के ही एक नेता ने ये तक कह दिया कि ये बयान उनका निजी बयान है, बीजेपी पार्टी इसमें कुछ नहीं कह सकती। तो कंगना की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि आने वाले समय में उन पर कानूनी दांवपेच बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जानकारी निकल के ये आ रही है कि उन्होंने देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का पूरा काम किया है। जो उनका बयान था कि हमें आज़ादी भीख पे मिली थी, और सच में अगर आज़ादी हमें मिली है, सच में अगर हिंदुस्तान को आज़ादी मिली है तो वो 2014 के बाद मिली है। अपने इस बेतुके बयान में वो खुद ही फंस चुकी हैं। जितने भी दल हैं, चाहे वो कोई भी संगठन हो या विपक्ष पार्टी हो या वर्तमान सरकार हो, सब ने कंगना रनावत से पल्ला झाड़ दिया है। और जिस पार्टी के दम पर उन्होंने ये अनाप शनाप बयानबाजी की, वो पार्टी के भी गद्दावर नेता अब कंगना रनावत से कह रहे हैं कि आपने सोच समझ के बयानबाजी करनी चाहिए। और रिपोर्टरों से ये कह रहे हैं कि पार्टी इसमें कुछ बयानबाजी नहीं करेगी, क्योंकि ये उनका अपना बयान है। तो इसमें कंगना रनावत की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। देखा जाए तो कर्ज है हम सब पर। हम जितने भी युवा हैं या उम्रदराज लोग हैं, माताएं बहनें, प्रतिवर्ष हमारे सैनिक कितने शहीद होते हैं, उनका हम पर कर्ज है। भारत को आज़ादी दिलाने के लिए हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों की बलि दी, अपना बलिदान दिया, आहुति दी, न्यौछावर हो गए अपने देश में, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? आपके लिए और हमारे लिए, ताकि हम आज़ादी का स्वाद चख पाएं। उनके इस बलिदान को भुला नहीं जा सकता दोस्तों, क्योंकि अगर कंगना रनावत ने ये कहा है कि भाई 2014 के बाद हमें आज़ादी मिली है, इससे जो पहले आज़ादी मिली वो भीख पर मिली, तो दोस्तों ये महापुरुषों का अपमान तो है ही है, साथ ही साथ हमारे भारत के प्रत्येक नौजवान और हमारी भारतीय सेना का भी अपमान है। आज़ादी की लड़ाई में जितने हमारे सैनिकों का बलिदान हुआ, जितने भी देश के लिए शहीद हुए, उनका कर्जा हम अपनी मौत के बाद भी नहीं चुका सकते। कहीं ना कहीं उन वीर सपूतों का, उन शहीद जवानों का भी कंगना रनावत ने अपमान किया है। और मैं तो ये कहूँगा कि घोर अपमान किया है। किसी भी इंसान ने इतना नहीं बोलना है कि वो किसी दूसरे इंसान के हृदय को ठेस पहुँचाए। और यहाँ तो पूरे भारतवर्ष का सवाल है। कंगना रनावत के इस बेतुके बयान पर जितनी भी पार्टियां हैं या जितने भी दल हैं, उनमें रोष है, गुस्सा है। और हो भी क्यों ना दोस्तों, उनका बयान पूरे भारतवर्ष के लिए काफ़ी अपमानजनक बयान साबित हो रहा है। और इसी मामले में ये मामला इतना ज़्यादा तूल पकड़ रहा है कि कंगना रनावत की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं दोस्तों। और विपक्ष का तो ये कहना है दोस्तों कि वर्तमान सरकार ने
जो पद्मश्री अवार्ड कंगना रनावत को दिया वो अवार्ड वापस लिया जाए और कंगना रनावत देश से माफ़ी मांगे। अगली खबर निकल के आ रही है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय में 2 पाठ पढ़ाए जाएंगे विद्यार्थियों को। पहला पाठ होगा जो नोटबंदी हुई थी भारत में और जो उसके साइड इफ़ेक्ट पड़े थे, वो पाठ पढ़ाया जाएगा। अब साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो नोटबंदी पूरी की पूरी तरह एक नाकाम कोशिश ही रही, क्योंकि इससे आम नागरिक से लेके खास नागरिक, यानी कि आम जनता से लेके खास जनता, गरीब से लेके अमीर, दुकानदार से लेके रेहड़ी मजदूरी करने वाला या बिजनेसमैन, सब पर ही साइड इफ़ेक्ट पड़े हैं। तो आने वाले समय पर उस यूनिवर्सिटी में जो विद्यार्थी ये पाठ पढ़ेंगे तो आने वाले समय में उनमें से कई विद्यार्थी राजनेता बनेंगे, महापुरुष बनेंगे। तो इस पाठ से वो यही सीखेंगे कि इस तरह से डिसीजन लेना गलत होगा, क्योंकि आप डिसीजन एक देश के लिए ले रहे हैं, अपनी देश की जनता के लिए ले रहे हैं। दोस्तों, जो अगला पाठ पढ़ाया जाएगा हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, वो पढ़ाया जाएगा दिल्ली की एक ऐसी उपलब्धि पर जो मैं तो ये कहूँगा कि प्रत्येक शहर में, भले वहाँ किसी की भी सरकार हो, प्रत्येक कस्बे में, प्रत्येक गांव में, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहल्ला क्लिनिक। ये उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मोहल्ला क्लिनिक वो काम कर गया जो बड़े बड़े अस्पताल काम नहीं कर पाते। दोस्तों, जब किसी की तबीयत खराब होती है तो उसको उस समय उपचार की आवश्यकता पड़ती है, और अगर मरीज को जितनी जल्दी उपचार मिल जाए तो उसकी जान बचाना उतना ही आसान हो जाता है। ऐसा ही काम कर दिखाया है दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने। तो उन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक विस्थापित किए थे दिल्ली के अंदर, वो अब एक चर्चा का विषय बन गए हैं। चर्चा का विषय मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ ये पाठ पढ़ाया जाएगा। ये पाठ दोस्तों वहाँ इसलिए पढ़ाया जाएगा कि मैंने जैसा पहले कहा, जो भी उस यूनिवर्सिटी से छात्राएं निकल के आगे बढ़ेंगे तो उन्हीं में से महापुरुष भी बनेंगे और राजनेता भी बनेंगे। पहली प्राथमिकता देनी है किसी भी व्यक्ति को एक सकुशल इलाज, सस्ती दवाइयाँ या फ्री इलाज आप कह सकते हैं। तो यही काम कर दिखाया है अरविंद केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक खोल के दिल्ली में। दोस्तों, गरीब से गरीब या अमीर से अमीर, आम से आम या खास से खास, जो भी व्यक्ति मोहल्ला क्लिनिक में जाता है वो फ्री में वहाँ उसका इलाज होता है, फ्री में उसको दवाई वितरित की जाती है। तो ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से बहुत ही शानदार काम किया गया है दिल्ली वासियों के लिए। तो और इसमें जो है कि दोस्तों, एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 2 चैप्टर जो चुने हैं, एक चुना है नुकसान का, एक चुना है फ़ायदे का। नुकसान नोटबंदी के जो भी साइड इफ़ेक्ट थे, जो भी नुकसान थे, वो पढ़ाया जाएगा। फ़ायदा मोहल्ला क्लिनिक जो दिल्ली में वितरित किए गए हैं, जगह जगह खोले गए हैं, उससे लोगों को कितना प्रॉफिट है, कितना फ़ायदा है, एक आम आदमी को कितना ज़्यादा उससे लाभ मिल सकता है, इस बारे में उस यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाएगा, जो एक बहुत अच्छी बात साबित होगी। अब मैं बढ़ता हूँ अगली खबर की ओर। अगली खबर दोस्तों, ये परेशान करने वाली खबर है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के जो दाम आसमान को छू रहे हैं, उससे सिर्फ हमारी गाड़ियों का लेना देना नहीं है, उससे हमारी लाइफस्टाइल, हमारी जीवन शैली पर भी इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। चीन से कच्चे माल की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है और डीजल इसमें एक अहम भूमिका निभा रहा है दोस्तों। डीजल के दाम जैसे ही बढ़ते हैं वैसे ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में अतिरिक्त कर लगाया जाता है, भले वो राज्य सरकार की तरफ से हो या केंद्र सरकार की तरफ से हो, या कहीं से भी किसी भी प्रकार का अगर भाड़ा जोड़ा जाता है तो वो अधिक चुकाना पड़ता है कस्टमर को। तो सीधी सी बात है, इफेक्ट तो पड़ता ही पड़ता है दोस्तों। बुरी खबर ये है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का एक साइड इफेक्ट ये भी देखा गया है कि दवाइयों के भी रेट अब काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। दवाओं के जो दाम थे वो 30% तक बढ़ चुके हैं। अब आप गौर करना, जो भी दवाई आप लेते थे उसके रेट अब 30% बढ़ चुके हैं। और दोस्तों,
जो पथरी का इलाज होता था, गाजियाबाद से ये खबर निकल के आई है कि वहाँ एक सर्वे के दौरान जब पता चला कि पथरी का जो इलाज था वो अब 5,000 रुपया महंगा हो चुका है, तो इस पर चिंता का विषय लाजमी है। क्योंकि दोस्तों, जहाँ 30% तक हम दवाओं पे अतिरिक्त कर देंगे, वहीं अब 5,000 रुपये अधिक पथरी के इलाज में हमें देना होगा। तो ये अपने आप में ही काफ़ी बुरी खबर है। मुख्य बात मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि अभी हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने घोषणा की थी कि एम्स हम किच्छा में विस्थापित करेंगे। दोस्तों, इस पे विपक्ष ने भी आवाज़ उठाई थी और उनका ये कहना था कि अगर आपको एम्स अस्पताल बनवाना है तो आप पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में बनाइए। दोस्तों, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि पिथौरागढ़ में जो अस्पताल है वहाँ ना डॉक्टर होते हैं और ना टाइम पर इलाज मिल पाता है, और रेफ़र किया जाता है। एक छोटी सी बीमारी में भी रेफ़र किया जाता है दोस्तों, सीधे कहाँ, मरीज को हल्द्वानी। कई मरीजों की मृत्यु हो जाती है आधे रास्ते पर, और कई मरीजों के पास पैसा नहीं हो पाता है, जिसके वजह से वो घर में तड़प तड़प के अपने प्राण त्याग देते हैं। जी हाँ दोस्तों, कटु वचन है, चुभने वाली बात है, लेकिन सत्य है। इसे आप भी समझ सकते हैं और इसे उत्तराखंड की प्रत्येक जनता भी समझ सकती है। तो धामी जी ने जो बताया कि भाई हम एम्स की स्थापना किच्छा में करेंगे, तो उन्होंने ये सोचना बहुत ज़रूरी था कि भाई पिथौरागढ़ में एक तो आवागमन जो है वो काफ़ी रिस्क वाला हो जाता है बरसात के समय पर। आपने भी देखा, जब बरसात हुई तो 3 से 4 दिन तक पूरी की पूरी रोड बाधित थी, जिसके वजह से हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ा मरीजों ने इलाज के लिए, और उसके लिए मोटी फीस देनी पड़ी उन्होंने। दोस्तों, जिसके पास पैसा है वो तो कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर का प्रयोग भी कर सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि गरीब आदमी कहाँ जाए, गरीब आदमी क्या करे। तो मुख्यमंत्री जी से हम यही कहेंगे कि आप पुनर्विचार कीजिए, और जो एम्स की आपने स्थापना किच्छा में जताई है, वो किच्छा में ना करके आप पिथौरागढ़ में ही एम्स की स्थापना कराएं, जिससे हमारे पिथौरागढ़ वासियों को और पिथौरागढ़ से जितने भी जुड़े हुए इलाके हैं उन लोगों को अच्छा और बढ़िया इलाज मुहैया हो, जिससे उनको अपने प्राण त्यागने ना पड़े। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए आराम, क्योंकि लानी है मैंने न्यूज़ आपके लिए, यही अब मेरा काम। धन्यवाद दोस्तों।